बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ शहजाद अनवर फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हम गुज़श्ता वीडियो में पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग और बुकीज़ के किरदार और खिलाड़ियों के किरदार के हवाले से और वो तमाम खिलाड़ी जो आजकल सामने आ रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि मैच फिक्सिंग में कौन कौन मुलव्वस था और कौन कौन अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो उस स्कैंडल के हवाले से हम बात कर रहे थे। इस वीडियो में तफसील से बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना इस पे हमें फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस हवाले से कमेंट में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। तो हम मैच फिक्सिंग की बात कर रहे थे, तो मैच फिक्सिंग के हवाले से मैं ये गुजारिश कर दूं कि इस मैच फिक्सिंग के और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर मैच फिक्सिंग के मामले को समझने के लिए हमें इंटरनेशनल मैच फिक्सिंग को समझना ज़रूरी है। तो इसमें एक दो चीज़ों पे मैं शुरू में वजाहत कर दूं कि जो पिछली वीडियो में मैंने 3 नाम लिए थे कि वो क्लियर हैं, तो उस हवाले से कुछ दोस्तों के फ़ोन आए, मैसेजेस आए और उन्होंने मेरी तस्दीक की कि मैंने 2 नाम ठीक लिए हैं। और कुछ लोगों ने ये कहा है कि शायद सईद अनवर जो हैं वो इस फहरिस्त में नहीं आते कि जिन्हें क्लियर कहा जा सके, बल्कि उन्होंने तो मज़ीद तफसील से मेरे साथ जब बात की तो कुछ चीज़ें मुझे भी याद आई कि वो तमाम खिलाड़ी जो आजकल आपको लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख के टीम के इर्द गिर्द नज़र आते हैं और जो आजकल आपको दीनी तौर पर बहुत पारसा दिखाई देने की कोशिश करते हैं, वो जितने भी हैं वो किरदार आपके सामने हैं। उनके माजी के हवाले से कोई ज़्यादा अच्छी बातें करने को नहीं है, लेकिन हम कौन होते हैं किसी की माजी के हवाले से किए गए कामों पर फैसला सादर करने वाले। अगर उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली है तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात सबको माफ़ करने वाली है। और जहाँ तक दुनियावी कानून की बात है, अगर बोर्ड ने और बोर्ड इंतज़ामिया ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम ने उस पर कार्रवाई नहीं की, तो फिर हमें भी बहुत ज़्यादा उनके हवाले से तफसील में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जहाँ जहाँ जिस किसी का ज़िक्र करना मजबूरी होगी वो ज़रूर उसका नाम लेना पड़ेगा, ताकि हम इस मसले की तह को भी समझ सकें और इस मसले में जो मसाइल हैं, जो चीज़ें समझने की हैं कि ये काम शुरू कहाँ से हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि उनको समझे बगैर हम आगे चल नहीं सकते। देखिए, कल हम बात कर रहे थे कैरी पैकर की, तो कैरी पैकर में तो खिलाड़ियों ने पैसे कमाए और कैरी पैकर में जाकर खिलाड़ियों को लगा कि उनको सही मानों में उनके खेलने का मुआवजा ठीक मिल रहा है। लेकिन फिक्सिंग या मैच के रिजल्ट्स को मनूवर करना या फिक्स करने का अमल शायद उससे थोड़ा पहले हो गया था। उस हवाले से अगर हम देखें तो 1975 से लेकर आज तक कुल 13 वर्ल्ड कप हुए हैं और हर वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले कुछ टीमें उसमें उनको डिक्लेयर किया जाता है कि वो फेवरेट टीमें हैं और बाकी टीमें जो हैं वो किसी गिनती शुमार में नहीं होती या कुछ डार्क हॉर्स होते हैं। पाकिस्तान जैसी टीमें जो कि किसी भी टीम को किसी दिन कहा जाता है कि बड़ी अनप्रडिक्टेबल टीम है जी और किसी दिन कुछ भी रिजल्ट ला सकती है। इस अनप्रडिक्टेबिलिटी पर भी हम बात करेंगे। 1975 से ऑनवर्ड अगर हम 13 वर्ल्ड कप देखें तो 13 वर्ल्ड कप में नताइज जो फेवरेट्स के हवाले से थे वो सिर्फ़ और सिर्फ, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि सिर्फ 3 वर्ल्ड कप ऐसे हैं कि जिनमें जो टीम फेवरेट बताई गई वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वो उन्होंने जीते। अदरवाइज़ 10 जो वर्ल्ड कप थे वो अपसेट हुए और ऐसी टीम ने जीते जो शायद टूर्नामेंट के आगाज़ पर फेवरेट्स की फहरिस्त में शामिल नहीं थी। ये जो 3 फेवरेट टीमें जीती हैं उसमें 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जो कि अब टूर्नामेंट के आगाज़ से ही फेवरेट था, वो कि वैसे तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीत रखा है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 दफ़ा वो फेवरेट थी और वो जीत सकने में कामयाब हुई। और एक ये जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ जिसमें बरतानिया या इंग्लैंड की टीम जो थी वो फेवरेट थी और वो फाइनल जीत पाई। ये 3 ऐसे वर्ल्ड कप हैं जिनके फाइनल
फेवरेट टीम जीतने में कामयाब हुई, अदरवाइज 10 जो वर्ल्ड कप हैं वो अपसेट हुए। क्रिकेट का आगाज़, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम सभी क्रिकेट के खेल के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, बिलखुसूस बर सग़ीर के अंदर इस खेल के साथ बहुत सारे लोगों के जज्बात जुड़े हुए होते हैं, और मैच की हार जीत के साथ या इसकी बदलती हुई सिचुएशन के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने टीवी तोड़ देते हैं, वो मसलों पर बैठकर अपनी टीम के लिए दुआ करते हैं, और ये जाने बूझे बगैर कि शायद इसका रिज़ल्ट कहीं पे पहले से तय है, या जो टीम उनकी खेल रही है जिसके हक में वो दुआएं कर रहे हैं उसने पहले से ही ये तय कर रखा है कि वो ये मैच ट्राई नहीं है। ट्राई से मुराद ये है, ये भी आपको बता दूं कि ये बुकीज़ की एक टर्म है जिसके तहत जिस टीम ने ये जो बुक में है और जो तय कर चुकी है कि वो ये मैच हारेगी, वो फेवरेट है या नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फेवरेट को ही ये फ़ायदा उसी सूरत में ज़्यादा होता है कि अगर एक फेवरेट टीम छोटी टीम से हार जाए और वो पहले से तय हो कि उसने हारना है, तो उस सूरत में बहुत सारी लोगों की जेबों में पैसे चले जाते हैं। वो कैसे जाते हैं उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। 1975 का जब वर्ल्ड कप पहला था, वो 60 ओवर्स के मैच हुआ करते थे वनडे के, और उसमें जो 75 के वर्ल्ड कप के आगाज़ पे, जैसा कि आपके इल्म में है कि क्रिकेट का आगाज़ बरतानिया से हुआ, और उसके बाद जो दूसरी कदीम तरीन टीम है वो ऑस्ट्रेलिया की है, और इसी वजह से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो इस हवाले से रकाबत है क्रिकेट के हवाले से, उसको पूरी दुनिया में बड़ा सराहा जाता है और इनके मैचेस को बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखा जाता है, जिसे एशेज़ के नाम से जाना जाता है। तो 75 और 79 के जो वर्ल्ड कप थे उसमें अमूमी तौर पर जो फेवरेट्स गिने जा रहे थे वो गोरे थे, और गोरे और काले की टर्म भी बुकीज़ इस्तेमाल करते हैं। जो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ की टीमें हैं, और इसी तरह से जब किसी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो फिर पाकिस्तान इंडिया वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे जो है इनको काला कहा जाता है, और जो बाकी टीमें हैं जहाँ पे अक्सरियत गोरे खिलाड़ियों की होती है तो वो गोरे कंसिडर होते हैं, और वो रेट बताते हुए जो बुकीज़ है वो बताता है जी कि आप अगर पूछें कि जी रेट क्या है तो वो कहते हैं जी काले 30 पैसे या गोरे 50 पैसे। तो वो इस तरह से गोरे और काले का धंधा जो है वो चलता रहता है। 75 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड फेवरेट थे, 79 में भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो थे वो फेवरेट्स थे, लेकिन वो दोनों फाइनल नहीं जीत सके, और आप ये पहले दो अपसेट आप समझ लें कि ये दोनों अपसेट थे जो कि वेस्ट इंडीज़ ने जीते, और बेसिकली इन दो वर्ल्ड कप की वजह से और इसी पीरियड के दौरान वेस्ट इंडीज़ की टीम वो टीम बन गई थी जिसको काली आंधी कहा जाता है बाकी जगह। ये जो काली आंधी का खिताब मिला ये इसी पीरियड में मिला, ये जो मिड 70s से ऑनवर्ड जो 80s की दहाई है, आप इसको 87 90 से पहले पहले के दौर में आप समझ सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को बड़ा तगड़ा समझा जाता था, और उसी दौर में इसको काली आंधी का नाम दिया गया। और काली आंधी इसलिए इनको कहा जाता था कि इनके पास दुनिया के 5 खतरनाक तरीन बॉलर हुआ करते थे, खा वो कोई भी हो, क्योंकि उनके पास एक लाइन के साथ, चूँकि तवीलुल कामत हुआ करते हैं, बहुत ऊपर से बॉल आता है, बाउंस बहुत लेता है, स्पीड से आती है, जान बड़ी होती है बाजू में, तो वो उसको खेलना, उसको फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। उनके पास अगर एंडी रॉबर्ट्स था, कॉलिन क्राफ्ट था, उनके पास जेल गार्नर था, माइकल होल्डिंग था, मार्शल था, पैट्रिक पैटरसन था, आप नाम लेते चले जाएं आपको एक बेतहाशा नाम नज़र आएंगे। एक पूरी फास्ट बॉलर्स की एक फहरिस्त है जो वेस्ट इंडीज़ ने प्रोड्यूस की, और उसकी मदद से उन्होंने बहुत सारे मैच जीते। लेकिन ये 75 और 79 में ये फेवरेट उस तरह से नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीता। जब तीसरा वर्ल्ड कप 1983 में हुआ तो उस वक़्त आप कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो थी वो फेवरेट थी, और उस वर्ल्ड कप में गैर मुतवक्का तौर पर वो जीत नहीं पाई, और इस तरह से एक और अपसेट हुआ, क्योंकि 183 का स्कोर था जो इंडिया ने किया, और 183 का स्कोर वेस्ट इंडीज़ की। अगर बैटिंग लाइन को देखें जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, उस बैटिंग लाइन अप के सामने 183 का स्कोर को उस तरह से कोई गैर मामूली हदफ नहीं था, लेकिन ये वो जीत नहीं पाए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड है, या जो फेवरेट को हारने का सिलसिला, ये तो बहुत शुरू से है।
83 के बाद अगर हम 87 के वर्ल्ड कप की बात करें जो कि पाकिस्तान और इंडिया में हुआ था, तो उसके लिए जो पंडित थे क्रिकेट के वो पाकिस्तान और इंडिया को फेवरेट करार दे रहे थे। एक तो इमरान खान की क़यादत में टीम बड़ी मजबूत थी, बहुत बड़ी टीम थी। इसी तरह से भारत चूँकि 83 का वर्ल्ड कप जीत चुकी हुई थी, इसलिए भी उनको फेवरेट गिना जा रहा था। लेकिन आपने देखा कि ये दोनों टीमें जो हैं वो फाइनल में नहीं पहुंच सकी, और फाइनल में अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसी टीम पहुंची कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम पहुंची। ये टीमें जो थीं, इनमें से आप समझिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो तो कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी जो एलन बॉर्डर की क़यादत में आई और जिसने वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में जिन लोगों ने वो मैच देख रखा है उसको याद होगा उनको कि माइक गैटिंग ने एक शॉट खेला, और वो शॉट जो था वो उनको वर्ल्ड कप कॉस्ट किया। वो शॉट जो है वो मेरा ख्याल है माइक गैटिंग जब तक ज़िंदा रहेंगे उनको याद रहेगा कि उन्होंने वर्ल्ड कप में एक ऐसा शॉट खेला। अब वो शॉट जो था वो प्लान था ये कोई भी नहीं जान सकता, या वो एक हीट ऑफ द मोमेंट जो है वो आप समझिए कि वो किसी तरह से वो शॉट लग गया। तो इस पे हम तबसरा उस तरह से नहीं कर सकते। अगर हम बात करें 87 के बाद की, तो जब 92 का वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें पाकिस्तान उस तरह से फेवरेट नहीं था। लेकिन 92 में पाकिस्तान का तो फाइनल मरहले तक रसाई ही बहुत मुश्किल लग रही थी, और हम बड़े मुश्किलों से दुआओं के साथ, चूँकि रमज़ान में इस वक्त भी हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में मौजूद हैं, तो उस वक्त भी रमज़ान का महीना था और कौम ये समझ रही थी कि उन्होंने दुआओं के ज़रिए, मसलों के ज़रिए अपनी टीम को वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुँचाया है। उसमें तो एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि पाकिस्तान ने अपने मैच पूरे कर लिए थे और उसके पॉइंट्स जो उसके बन सकते थे मैक्सिमम शुरू के जो मैच हारने के बाद और बारिश के बायस एक मैच जो था उसमें एक पॉइंट पाकिस्तान को मिला, जिसके बाद से टेबल टर्न होनी शुरू हुई। लेकिन आखिरी मैच जो कि राउंड या लीग का जो आखिरी मैच पाकिस्तान ने खेला था, उसके बाद भी वो इंतज़ार में थे कि जो बाकी फ़लाँ टीम का मैच हो रहा है उसमें फ़लाँ टीम फ़लाँ को हरा दे और फ़लाँ टीम फ़लाँ को हरा दे, तो फिर पाकिस्तान का जो चांस है वो बन जाएगा सेमीफाइनल्स तक रसाई का। और फिर आपने देखा कि ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा और फिर फाइनल में, और फिर पाकिस्तान ने वो मैच जीता। 87 में हम जब माइक गैटिंग की उस शॉट की बात करते हैं, तो वो शॉट फिर एक दफ़ा आपको फिर नज़र आएगा। अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो वो शॉट फिर आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान की तरफ से एक T20 वर्ल्ड कप में मिसबाहुल हक ने आखिरी ओवर में वो शॉट खेला और उसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच हार गया। तो ये इस तरह के जो शॉट्स हैं वो अगर आप ऐसे गेम के क्रूशल स्टेज पर खेलेंगे तो उसके सर्टन नताइज होंगे, उसकी कीमत होगी जो आपको अदा करनी पड़ेगी, और यकीनन वो पाकिस्तान ने और उस वक्त इंग्लैंड ने वो कीमत पे की। तो ये 92 96 के वर्ल्ड कप में जब आप पहुंचते हैं तो श्रीलंका की टीम जो है वो भी अनएक्सपेक्टेडली वो टूर्नामेंट जीती, जो कि 96 में भी वो उस तरह से फेवरेट नहीं गिने जा रहे थे। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो क्रिकेट है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है किसी हद तक, लेकिन इसको जो उर्फ आम में या बहुत ज़्यादा जो एक टर्म हम यूज़ करते हैं वो है क्रिकेट बाई चांस की। और ये ज़्यादातर जो बाई चांस है ये पाकिस्तान के साथ होता है। ये जो मजबूत तगड़ी टीमें जो अपने प्रोफेशनल बुनियादों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से खेलती है वो उस तरह से चांस का सहारा नहीं लेते। आमतौर पर वो मैच अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीता करते हैं। ये जितने वाक़यात आपने आज तक मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग वगैरह के सुने, खा वो बड़े लेवल पर हों या छोटे लेवल पर हों, उसमें आपको बहुत कम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे। लेकिन वहाँ से अगर हम इधर तक का सफ़र करें, इंग्लैंड से आगे चलें, तो फिर सूरत हाल बहुत ही ख़राब हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो आप समझिए कि गंद मचा वो मचा आके भारत की तरफ पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और ये जो टीमें हैं, जब इनके मैचेस होते हैं तो उनके ऊपर आप कभी भी यकीन से नहीं कह सकते कि ये मैच फेयर हुआ या ये मैच जो था वो बुक में था।
ये बुक में मैच किस तरह से गए, अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम थोड़ा सा जस्टिस क्यूम की इंक्वायरी को भी टच करेंगे। देखिए, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में गुजारिश की आपसे कि आसिफ इकबाल की मौजूदगी में और कैरी पैकर ने खिलाड़ियों को ये एहसास दिलाया कि उनको पैसे कमाने के मौके तो मौजूद हैं, लेकिन वो उस तरह से पैसे कमा नहीं पा रहे, क्योंकि खेल तो सारा वो खेलते हैं, लेकिन पैसे या तो बोर्ड कमा रहा है या बुकिए कमा रहे हैं। अब उनके जहन में ये ख्याल क्यों आया? वो ये ख्याल इसलिए आया कि उन दिनों में क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे। उनको मैच फीस के नाम पर बहुत ही नॉमिनल पैसे मिलते थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कोई उस तरह से वजूद नहीं था। आपको या तो कैंप के दिनों में पैसे मिलते थे, जो कौमी टीम का कैंप लगा करता था उसमें आपको कुछ स्टाइपन मिला करता था, या मैच फीस मिलती थी। जो मैच आप वनडे खेल रहे हैं तो वनडे की फ़ीस अलग थी, अगर आप टेस्ट खेल रहे हैं तो उसकी फ़ीस अलग थी, और वो जो भी था वो आपको मिल जाता था। लेकिन वो तो किसी को शायद बताने के काबिल भी नहीं है, वो इतने कम पैसे हुआ करते थे। एक छोटा सा उसमें आप समझ लीजिए कि एक फ़ायदा था खिलाड़ियों को कि उनको गेम बेस पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और बैंक्स वगैरह जो हैं वो उनको मुलाजमत दे दिया करते थे। PIA की अपनी टीम थी क्रिकेट की, मुख्तलिफ बैंकों की अपनी टीमें थी, बाबडा की टीम थी, इसी तरह से अभी सदरन सुई नॉर्दर्न की टीमें हैं, और पाकिस्तान के जो बड़े इदारे थे इनकी टीमें हुआ करती थी, जो कि अब मौजूदा दौर में आके वो डिपार्टमेंट की क्रिकेट ख़त्म होने से वो एक लेकिन खैर वो एक और बहस है और उसका एक और पस मंज़र है, उस पर भी बात करेंगे। अभी बताना मकसूद ये है कि उस वक़्त के खिलाड़ी माली तौर पर बहुत डिप्राइव थे, बहुत आप समझिए कि कस्म पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसकी एक मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि पाकिस्तान की टीम की तरफ से यूसुफ योहाना, जो आज मोहम्मद यूसुफ के नाम से पहचाने जाते हैं और बड़े क्लासी बैट्समैन हैं, वो जब पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हुए और जब उनका मैच पहला था, तो शायद उनके पास वो जूते मौजूद नहीं थे जो क्रिकेट खेलने के लिए, और क्रिकेट के ग्राउंड पर जो जूते पहनकर आप जा सकते हैं वो जूते तक तो उनके पास मौजूद नहीं थे। तो ये एक इस तरह से मिजरेबल पोजीशन थी खिलाड़ियों की, जिसने ये सोच पैदा की कि वो सुपरस्टार तो हैं, लोग उनको बहुत चाहते भी हैं, लोग उनकी बहुत जो है वो करते हैं, उनके साथ चाहत भी रखते हैं, लेकिन उनको पैसे की ज़रूरत भी है, उनको मुस्तकबिल के हवाले से कुछ सिक्योरिटीज़ भी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट आप कितनी देर तक खेलेंगे? आप 5 साल, 7 साल, 10 साल खेलेंगे और उसके बाद आपको कोई पता नहीं कि क्या होगा, और आप फिर एक भूली बिसरी हुई दास्तान बन के रह जाएंगे, जिसके पास फिर नौकरी भी नहीं होगी और पैसे भी नहीं होंगे। ये वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था जिन्होंने खिलाड़ियों को ये मजबूर किया कि वो कोई अपने लिए पैसों का बंदोबस्त करें। अच्छा, ये वो सूरत हाल है जिसमें खिलाड़ियों के अंदर ये सोच पैदा हुई। अब पाकिस्तान से हटकर अगर हम पाकिस्तान को इसमें से निकाल दें, चूँकि पाकिस्तान में कवानीन के तहत आप खेलों पर जुआ नहीं खेल सकते। रेस कोर्स में घोड़ों की रेस पर जुआ बहुत हद तक खेला जाता रहा और उसकी इजाज़त रही कवानीन के तहत, लेकिन मैचों पर जुआ या कार्ड्स पर जुआ तो कहीं नहीं हुआ, ना किसी और खेल के ऊपर। जिस तरह से पूरी दुनिया में रग्बी, बास्केटबॉल और जो आइस हॉकी और फुटबॉल के मैच हुआ करते हैं, वो बाकी सारी दुनिया में उन पर प्रॉपर बैटिंग होती है और उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ऑनलाइन जाकर आप उस पर बैटिंग कर सकते हैं, आप उस पर जाके वहाँ से टोकन ख़रीद सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि कवानीन इसकी इजाज़त नहीं देते, तो यहाँ पे वो जुए का उस तरह से तसव्वुर नहीं है। गो के अब भी आप जब कभी कोई ख़बरें आप देखें तो आपको पता चलेगा जी कि फ़लाँ जगह पर छापा पड़ा और बुकिया या जवारी गिरफ़्तार हो गए, और टेलीफोन सेट और जो दूसरा सेटअप है जिसमें टीवी वगैरह और जनरेटर वगैरह लगे होते हैं, तो वो कब्ज़े में ले लेती है पुलिस, लेकिन चंद दिनों के बाद वो भी छूट जाते हैं। इस पे हम आएंगे। अभी हम आगाज़ की बात कर रहे हैं कि ये आगाज़ कैसे हुआ। अब खिलाड़ियों के अंदर ये एहसास है कि उनको पैसे बनाने हैं और किस तरह बनाने हैं, क्योंकि मैच जीतने या हारने से मैच फीस तो तब्दील नहीं होती।
तो उनको ये एहसास पैदा हुआ कि जो बाहर लोग बैठे इस पे जुआ खेलते हैं, बुकीज़ जो हैं वो अपने जो 5-7 पैसे का कारोबार करते हैं, वो शाम को लाखों रुपए, और उस वक़्त तो लाखों रुपए की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। ये अभी मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, चूँकि अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में शायद उस तरह से क्रिकेट पर बैटिंग का आगाज़ नहीं हुआ। वो कब हुआ, वो उस पे भी आते हैं। तो ये एक एहसास पैदा हुआ, चूँकि उन्होंने ये देखा कि जब कैरी पैकर की सीरीज़ हुई, तो चूँकि वो एक प्राइवेटली मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिकेट थी, तो उसमें बैटिंग भी हुई, उसमें सब ने पैसे बनाए। वो लोग जो शर्तें लगा रहे थे, जहाँ पर शर्तें लग रही थी, उन्होंने भी पैसे बनाए। जिन्होंने खेला उनको भी पैसे मिले, और जिन्होंने ये टूर्नामेंट कराया उनको भी पैसे मिले। और वो टीवी जिसने ये दिखाया, चूँकि वो टूर्नामेंट उसका अपना था, तो उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे, सो सारा एडवर्टीजमेंट बजट भी उनके पास गया। सो वो जो कैरी पैकर का तजर्बा था, उसने एक, आप समझिए कि एक रास्ता खोल दिया लोगों के लिए कि क्रिकेट से पैसे बनाए जा सकते हैं। अब वो पैसे बनाने कैसे हैं, किसके साथ मिलके बनाने हैं, इस पर काम हो रहा है। तो फिर बुकीज़ के साथ प्लेयर्स के राब्ते की दास्तान शुरू होती है, जिसमें आपने कुछ खबरें शुरू में, अगर आपको याद हो, नहीं याद तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये गूगल पे मिल जाएंगी, कि कुछ खिलाड़ी इब्तदान मैच के मुतालिक मालूमात दिया करते थे और इसके इवज़ बुकी से पैसे लिया करते थे। कि बड़े खिलाड़ी जो तजर्बा रखते थे वो पिच के हवाले से ये बता देते थे कि जो पहले टीम खेलेगी वो जीत सकती है, उसके ये इम्कानात होंगे, पिच पे इतना स्कोर बना तो ये। वो अपना जो इल्म है क्रिकेट के मुतालिक, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग साल साल से क्रिकेट खेलते हैं उनके पास एक तजर्बा होता है उस सारे मामले से निमटने का, तो वो अपने उस तजर्बे के पैसे वसूल किया करते थे। थोड़ी बहुत फिर मॉडलिंग के पैसे भी मिलने शुरू हो गए। ग्लैमर जब आया तो पैसों के और रास्ते भी बनने शुरू हुए। लेकिन पैसे की एक अजीब साइकी है कि जब आपको कुछ पैसे मिलने शुरू हो जाएं तो फिर और की भूख बढ़ जाती है, आपके अंदर और पैसे कमाने की ख्वाहिश आ जाती है। अब बुकीज़ के साथ राब्ता शुरू हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने यह तय किया कि उनको मैच हार कर पैसे लेने हैं। अब बुकीज़ के साथ उन्होंने किसी हद तक ये मामला तय किए, लेकिन बुकीज़ और प्लेयर्स के माबैन जो मैच फिक्सिंग है वो को बहुत ज़्यादा इंश्योर नहीं उसको कहा जा सकता, क्योंकि अगर टीम में कुछ लोग बिगड़ जाएं और वो उस बात को उस तरह से मानने पर आमादा ना हो, तो बड़ी एक मुश्किल सी सूरत हाल हो जाएगी। क्योंकि बुकी अगर उसको पहले कुछ खिलाड़ियों ने कह दिया कि हम मैच हार जाएंगे, और वो खिलाड़ी तो वाकई मैच में कुछ ना करें, लेकिन बाकी खिलाड़ी कुछ ऐसा कर दें कि जिसकी वजह से उन खिलाड़ियों का और बुकीज़ का जो है वो फ्यूचर प्लान तबाह हो जाए, तो वो एक अनसर्टनटी पैदा हो जाती है जो कि किसी के भी फ़ायदे में नहीं थी। तो उसको इंश्योर करने के लिए फिर एक तीसरे फरीक की ज़रूरत लाहक हुई, और वो तीसरा फरीक ऐसा ताकतवर होना चाहिए कि जो पाकिस्तान इंडिया के सिनारियों में तो कानून से भी ना डरता हो, और दूसरी तरफ उसके पास ऐसी ताकत हो कि वो अपनी कही हुई बात को पूरा करवा सके। जी हाँ, मैं अंडरवर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि ये जो जराइम पेशा लोग हैं, जो डॉन, जो माफियाज हैं, इनका अमल दखल शुरू हुआ, और ये अमल दखल का आगाज़ जो है वो भारत से हुआ। अब हम भारत में इस धंधे की जो आप समझिए कि जो सरपरस्ती थी, वो कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के ज़िम्मे जाती है। सबसे पहले वहाँ पे एक लालचंद बुकिया हुआ करता था, जो कि बहुत बड़ा बुकिया था बम्बई का, जिसको अब मुंबई कहा जाता है। उस लालचंद के साथ पाकिस्तान में बैटिंग करने वाले जो पहले बुकिए थे वो बराह रास्त उस बुक के साथ मुंसलिक थे, क्योंकि मेन बुकें, आप पहले समझ लीजिए कि मेन काम जो बैटिंग का है या शराइत का है, वो 3 जगह से ऑपरेट होता है। जो यूरोप और उससे परे की साइड है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, न्यूजीलैंड, जिस यानी आप खिता अर्ज़ में आते हैं, जिस ज़मीन के हिस्से में आते हैं, उनकी बैटिंग, उनके रेट्स वो लंदन की बुक्स तय करती हैं। लंदन के बुकिए तय करते हैं कि मैच का रेट क्या होगा, क्या रेट खुलेगा, और किस तरह से वो किसको फेवरेट करार देंगे। वो ज़ाहिर है जब आप किसी को फेवरेट करार देते हैं उसका एक तरीक़ाकार है, वो उस पर भी हम आएंगे। अभी हम ये जो
क्रिकेट मैचों की जुए की तारीख है। पहले इसको थोड़ा सा पाकिस्तान तक लें कि ये पाकिस्तान में नॉन हिस्ट्री के मुताबिक जो मेरे इल्म में है 1992 1992 में पहली मरतबा जो वर्ल्ड कप हुआ उसके मैचों पर बाज़ाब्ता जुआ खेला गया। वैसे तो जुआ खेला जाता रहा कि लोग एक दूसरे से शर्तें बदल लेते थे, जिस तरह से बहुत सारे लोग प्राइवेटली बैठ के एक दूसरे से किसी भी बात पर शर्त लगा सकते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिसको जुआ खेलने की आदत हो या शर्त लगाने की आदत हो वो तो इधर से आने वाली गाड़ी के रंग पर भी शर्त लगा सकते हैं और पहले कौन सी मक्खी उड़ेगी इस पर भी शर्त लगा सकते हैं। तो शर्त लगाने के लिए किसी मौके या चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, शर्त लगाने के लिए दो आदमियों का होना ज़रूरी है। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट पर बैटिंग का आगाज़ जो है वो 1992 में बाज़ाब्ता तौर पर हुआ, जब नैयर नामी एक शख्स ने पाकिस्तान में क्रिकेट पर बुक खोली और बाकायदा जो शराइत हैं वो बुक करनी शुरू की, और ज़ाहिर है फिर आगे उसके नीचे फ्रेंचाइज बनी। पहले शहर में ये लाहौर से नैयर को ताल्लुक़ था और नैयर का बुनियादी जो काम था वो रेस कोर्स जो रेस क्लब है लाहौर का, वहाँ पर वो घोड़ों की शराइत बुक किया करता था। लेकिन जब उसने देखा कि पूरी दुनिया में क्रिकेट की बैटिंग हो रही है तो उसको एक और अपने कारोबार को बढ़ाने का मौका मिला, तो यकीनन उसने उससे फ़ायदा उठाया और उसने इस जुए का बाकायदा आगाज़ किया। अब नैयर जो था उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके बराह रास्त मरासम जो थे जो उसकी बुक, क्योंकि ये जिस तरह से आप इंश्योरेंस का काम समझ लें कि कभी भी एक इंश्योरेंस कंपनी अपने ऊपर पूरे का पूरा बर्डन नहीं लेती, बल्कि वो अपनी इंश्योरेंस को कहीं और इंश्योर्ड करती है, और ये 4 5 6 कंपनियां एक दूसरे से मिल मिला के बिलाखिर एक बड़ी कंपनी के पास जो है वो अपनी इंश्योरेंस भेजती हैं। तो इसी तरह से ये जो बुक्स हैं जहाँ पे मैच बुक किए जाते हैं, जहाँ पे शराइत बुक की जाती हैं, वो आपने मुमकिन है अपनी गली मोहल्ले के किसी आदमी के पास लगाया, उसने किसी और के पास आगे 1 पैसा रख के 2 पैसे रख के आगे तोड़ दिए, उसको वो शर्त जो है वो आगे भेज दी। वो शर्त चलती चलाती एक बड़ी बुक पर चली गई और वो बुक जो है वो या तो मुंबई के साथ अटैच है या वो लंदन के साथ अटैच है। और जैसे मैंने अर्ज़ की कि 3 बुनियादी तौर पर काम है, एक लंदन से रेट निकलता है, दूसरा मुंबई से रेट निकलता है जो इस एरिए का है, और बाकी जो फिर ममालिक बच जाते हैं उनके लिए बुक का इंतज़ाम जो है वो UAE या मुत्तहिदा अरब इमारात से होता है। वहाँ पे भी अब बहुत ज़्यादा बुकियों का इन्फ्लुएंस है। तो नैयर ने जब काम का आगाज़ पाकिस्तान में किया तो उसके बाद फिर यहाँ पर एक नया कारोबार शुरू हुआ पाकिस्तान में, जिसमें नैयर के बाद सदीक, मैं कुछ नाम आपके सामने उस दौर के लेने लगा हूँ, सदीक उसके बाद, और उसी के साथ साथ मियाँ कुकी का नाम आया। ये वो 2-3 बड़े लोग थे जो कि मैचों पर बैटिंग का काम किया करते थे। उसके बाद फिर महमूद, खालिद, शौकत कसूरिया, इनका बड़ा नाम रहा। फिर एक नासिर हुआ करते थे लाहौर में, जिनका खाने पीने का एक धंधा है लाहौर में। इसी तरह से बलोच नाम का एक बुकिया हुआ करता था। ये वो चंद बड़े इब्तदाई बुक मेकर थे जो कि शर्तें बुक किया करते थे, लेकिन अल्टीमेटली ये जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मुंबई की किसी बुक के साथ जा जुड़ते थे, खा वो नैयर के ज़रिए खा बराह रास्त। लेकिन ये तमाम जो जुए के दरिया थे जो बुक मेकर्स के, ये एक ही समंदर में जाके गिरते थे और उस समंदर का नाम मुंबई हुआ करता था। तो ये अब पाकिस्तान में आप समझिए कि मैचों पर शराइत लगाने का आगाज़ हुआ। अच्छा जी, अब शराइत कैसे लगती हैं, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लें कि शर्त कैसे लगती है और रेट कैसे निकलता है, रेट पे आप कैसे बैटिंग लगा कर पैसे कमा लेते हैं। जो रेगुलर बैट करता है, रेगुलर खेलता है, उसको बुक मेकर या दो टर्म्स हैं मोटी, यानी बुक मेकर को बुकिया कहते हैं, तो जो उसके पास शर्त लगाता है उसको पंटर कहा जाता है। तो जो रेगुलर खेलते हैं उनको पंटर की टर्म से याद किया जाता है, और जो रेगुलर इसका काम करते हैं वो बुक मेकर कहलाते हैं। अच्छा, अब रेट कैसे तय पाएगा? रेट कैसे तय पाएगा जी? रेट ऐसे तय पाएगा कि जो 2 टीमें आमने सामने हैं उनकी साबका कारकर्दगी, उनका लाइनअप, ग्राउंड कौन सा है, मौसम क्या है,
किस टीम की क्या स्ट्रेंथ है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए तय किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की दो टीमों की बात करें कि आज अगर उनका मैच कहीं आप रख दें कि जी पाकिस्तान और इंडिया की टीम खेलेगी, तो पाकिस्तान की जो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और इंडिया की जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, इसको सबसे पहले रखा जाएगा। फिर देखा जाएगा कि उनके पास बड़े तगड़े बैट्समैन हैं। फिर ये देखा जाएगा कि उनके बॉलर्स जो हैं वो रैंकिंग में, जो ओडीआई की रैंकिंग है उसमें पहले दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, पहले 10 में आ रहे हैं, वो इतने बॉलर हैं और जो बैट्समैन हैं वो इतने हैं। सो ये आप समझ लें कि पाकिस्तान और भारत के मैचों के दरमियान मैचों में अगर हम रेट का तयन करने चलेंगे तो आप समझ लीजिए कि आज की सूरत हाल में इंडिया फेवरेट खुलेगा। अच्छा, अब वो फेवरेट तो खुलेगा लेकिन वो कितने रेट पर खुलेगा, अब ये ज़हन में रखिए कि जो फेवरेट टीम होगी उस पर बेट लगाने का, ये शर्त लगाने का आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है। मसलन अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो इंडिया जो है वो फेवरेट खुलेगा और वो 40-50 पैसे उसका रेट होगा। यानी इंडिया पर अगर आप शर्त लगाएंगे तो आपको 1 लाख के इवज़ 40,000 मिलेगा अगर 40 पैसे रेट है। और अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ख़राब होती चली जाएगी तो इंडिया का रेट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अगर देखना शुरू हो जाए कि जी पाकिस्तान तो इस मैच में कुछ नहीं कर सकता, तो फिर इंडिया जो है वो गिरते गिरते 2 पैसे 1 पैसे हत्ता के लगाने की आवाज़ पर भी जा सकता है। वो मरहला बाद में आएगा, उसको बाद में हम कवर करते हैं। तो ये एक तरीका है जिसके तहत आप रेट निकालते हैं। अब बुकिया जो है वो ये तय कर लेता है, उसकी प्लेयर्स के साथ बात हो गई है, तो अब इससे फ़ायदा कैसे उठाना है? इससे फ़ायदा ऐसे उठाना है कि बुकिया आपको एक ऐसा रेट सामने रखेगा कि जिस पर आप मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, एक बरसबीले तज़किरा भी बात बताता चलूँ, जो समझदार पंटर है वो मैच में आम तौर पर बॉलिंग साइड पर बैट करने को तरजीह देता है, क्योंकि 2 अच्छी गेंदें जो हैं वो रेट को वो तब्दील कर देती हैं, जिसको हैजिंग कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा। ये जो रेगुलर बैट करने वाले लोग हैं इनको ये पता है कि अगर 40 पैसे इंडिया खुला है और पहले 5 ओवरों में 2 विकेटें गिर गई हैं तो वो 40 पैसे रेट नहीं रहेगा, वो 60-70 पैसे पे चला जाएगा। उसके बाद भले वो बेहतर हो जाए और बैटिंग अपनी परफॉर्मेंस करना शुरू कर दे तो रेट फिर गिरना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे किसी कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज में जब बात होती है तो उस जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद उसका रेट उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसका रेट जो है वो शेयर्स का रेट चढ़ता जाएगा और सरमायादार भी फिर कोशिश करेंगे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। अच्छा, अब मैं आपको हैजिंग के हवाले से बता दूं कि भले आप पूरा मैच या उसका नतीजा जो है वो फिक्स ना करें, लेकिन अगर आप सिर्फ उसमें ये समझते हैं कि इस मैच में इतनी जान बाकी है कि हैजिंग हो सके, तो उस हैजिंग का फ़ायदा उठाने के लिए आप ज़रूर कोशिश करते हैं कि इस मैच में आपको लगेगा कि दोनों टीमें फेवरेट होंगी, एक मैच की पहली इनिंग्स में और एक मैच की दूसरी इनिंग्स में, बल्कि बासा औकात तो एक ही इनिंग्स में दोनों टीमें परफॉर्मेंस के अतबार से दोनों टीमें फेवरेट हो सकती हैं। उस हैजिंग को फ़ायदा उठाने के लिए भी प्लेयर्स को आमादा किया जा सकता है कि अगर आप ये तय कर लें कि पहले 15 ओवर्स में अगर किसी तरह से 3 विकेटें गिर जाएं बैटिंग करने वाली टीम की, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेट में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये एक तरीक़ाकार है जिसमें सेटिंग हो रही है अब बुकियों की और प्लेयर्स की। ये जो सेटिंग है इसके ऊपर आपको अब तीसरा फरीक मैंने बता दिया कि जो अंडरवर्ल्ड है, जो माफिया है, जो ये ताकत रखता है कि वो हंसी क्रोनियो को, जो कि साउथ अफ्रीका के कप्तान थे, और जब उनके बारे में ये खदशा हुआ कि शायद वो ये सारा राज खोलने जा रहे हैं, तो वो उन्होंने पूरा जहाज़, कहा जाता है कि वो माफिया ने वो जहाज़ ही उड़ा दिया जिसमें वो सफ़र कर रहे थे। इसी तरह से कराची के एक बुक मेकर थे हनीफ कैडबरी, उनको कत्ल किया गया, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। वो अपनी जो कमिटमेंट्स थे वो शायद उस तरह से उसको फुलफिल नहीं कर पाए जिसकी कीमत उनको देना पड़ी। वो भाग के
साउथ अफ्रीका भी चले गए, लेकिन वो उस माफिया से बच नहीं सके उस तरह से। लेकिन अभी ये जो सेटिंग है ये कंप्लीट नहीं होती। अगर प्लेयर्स और बुकिए और अंडरवर्ल्ड ये तय भी कर ले, तो इसके बावजूद कुछ कॉर्नर्स हैं जहां पे अभी भी सवाल उठाया जा सकता है कि ये मैच कैसे हार सकते हैं। अगर मैं आपको पहले उसका हल बताता हूं कि वो चौथा फरीक इसमें अब कौन सा है। चौथा फरीक मुतलका लोग हैं जो कि क्रिकेट को चला रहे होते हैं किसी भी मुल्क में, और वो साल साल तक उसमें रहते हैं। वो कभी आपको किसी एक सीट पर नज़र आएंगे, कभी किसी दूसरी सीट पर नज़र आएंगे, कभी वो मैनेजर होंगे, कभी वो कोच होंगे, कभी वो डायरेक्टर होंगे किसी किस्म के। वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नाम और चेहरे के साथ होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर ये तमाम लोग इस सारे कारोबार से इसलिए वाबस्ता हैं कि वो इसमें से पैसे बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग साल हर साल अपने अपनी सीट से चिमटा रहना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जब हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि उनको इजी मनी का एक रास्ता पता है जो किसी और को पता नहीं है, और वो जवाबदेही भी कर सकते हैं। वो ये मुदाखलत कप्तान के साथ मिलकर कर सकते हैं कि किस प्लेयर को खिलाया जाए या किस प्लेयर को ना खिलाया जाए। अभी रिसेंट पास्ट में आपको एक वर्ल्ड कप याद होगा जिसमें सरफराज को पहले मैचों में नहीं खिलाया गया, और फिर आपको याद होगा एक सवाल हुआ तो कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है कि वो बैटिंग भी कर लेता है। और फिर उसने जब 2 मैच उसको खिलाए गए तो उसने उस जो सवालिया अंदाज में पूछा गया था कि वो बैटिंग कर लेता है, उसका इससे अच्छा जवाब नहीं दिया जा सकता। अच्छा, अब पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे चूंकि अब प्लेयर्स के अंदर ये बात मौजूद है, उनके बुकीज के साथ भी राब्ते मौजूद हैं, अंडरवर्ल्ड की सरपरस्ती भी आ गई, और उसके साथ साथ वो लोग भी शामिल हो गए जो कि क्रिकेट चलाने के जिम्मेदार हैं, तो गेम ज़रा जान थोड़ी सी आसान हो जाती है। लेकिन अभी किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। एक और ताकतवर स्टेक होल्डर का इसमें आना बाकी है। वो लोग जो कि किसी भी मुल्क में इंतज़ामी तौर पर बड़ा असर और रसूख रखते हैं, या वो किसी चीज़ की छानबीन का इख्तियार रखते हैं। कोई ऐसा इदारा है जो कि मैच फिक्सिंग की तहकीकात कर सकता है, कोई ऐसा इदारा है जो लोगों के असासों को चेक कर सकता है, तो वो भी एक ताकतवर स्टेक होल्डर हो सकता है। वो किसी मुल्क का वो पॉलिटिकल फिगर भी हो सकता है, वो उस मुल्क का कोई इंतज़ामी ओहदेदार भी हो सकता है, कोई सरकारी अफसर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी अपनी ताकत के पैसे वसूल करता है, जो ताकत उसके पास सिस्टम ने दे रखी है। अब ये वो स्टेक होल्डर हैं जो मिलकर ये तय करते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल, जब 1999 में वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा तो उस मैच पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ हुआ कि ये पाकिस्तान ये मैच कैसे हार गया। तो उस वक़्त एक थ्योरी ये दी गई कि देखिए हमें बांग्लादेश की टीम को अपने साथ उस बोर्ड को रखना है, उसकी हमदर्दी रखनी है, और हम उनको जो है वो टेस्ट स्टेटस दिलवाने के लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में जो वाकफ़ान आल हैं ख़वातीन व हज़रात, वो ये बताते हैं कि एक सियासी शख्सियत ने 2.25 खरब रुपए उस मैच में बनाए, जो कि उनको पता था कि ये मैच जो है वो पाकिस्तान जीतने नहीं जा रहा। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा पिछला इससे पीछे 96 वाला जो वर्ल्ड कप था जिसके क्वार्टर फाइनल में आमर सोहेल के मैच की अगर हम बात करें, जिसमें वो ओपनर थे, कप्तान आपका खेल नहीं रहा था, तो टीम मैच में जाने से पहले ट्राई नहीं थी। अब ट्राई का मतलब ये है कि वो टीम मैच जीतने के लिए नहीं खेलने जा रही। ये आप ज़हन में रखें कि जब कोई बैट्समैन, बॉलर या टीम ट्राई नहीं है तो इसका मतलब ये है, और ये घोड़ों से इस्तलाह आई है, ये रेस क्लब से ये इस्तलाह आई है कि जी फलां फलां घोड़ा तो ट्राई नहीं है रेस में, इसका मतलब ये है कि वो जीतेगा नहीं। इसी तरह से जब हम क्रिकेट की टर्म्स में इसको कहेंगे कि टीम ट्राई नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि वो टीम जीतने के लिए नहीं जा रही। तो वो जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है उसमें पाकिस्तान की टीम ट्राई नहीं है, और मैं इसमें आपको एक अपना आंखों देखा एक वाकया शेयर कर सकता हूँ कि मेरे एक दोस्त जो कि जिनके ज़रिए मैं इन मामलात को बहुत अंदर से देख सकने में कामयाब हुआ, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ उनको भी क्रिकेट से पैसे बनाने का शौक़ था। तो
उनको ये पता था कि पाकिस्तान ट्राई नहीं है। हमारे जो बहुत बड़े एक प्लेयर हैं जो जिनका बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, अब तो खैर वो दुनिया के ही होके रह गए हैं, पाकिस्तान से तो शायद उनका ताल्लुक बहुत कम हो गया। तो उनके भाई ने उनको बताया, जो कि उनके भाई बुक किया करते थे, तो उसने कहा जी कि पाकिस्तान आज ट्राई नहीं है। तो उस दिन दुनिया ने रात को 60 पैसे, उस वक्त रात को रेट मिला करता था, पाकिस्तान फेवरेट था, 60 पैसे पाकिस्तान का रेट था, और लोगों ने पाकिस्तान को खाया। अब ये खाना ये है कि जी आपको पाकिस्तान पर अगर नहीं लगाना तो आप पाकिस्तान खा सकते हैं, जो फेवरेट टीम है उसको अगर आप खा लेंगे तो बेसिकली आप इंडिया पर लगा रहे होंगे। अब जब लोगों ने इंडिया पर लगा दिया और पहली इनिंग्स में जो है वो 280 के लगभग इंडिया ने स्कोर किया, तो उस वक्त तक सूरत हाल यही थी कि जो है वो टीम ट्राई नहीं है। लेकिन जब बैटिंग का आगाज़ हुआ तो उसमें आपको याद होगा कि आमिर सोहेल ने बड़ा जारहाना खेला, और जब चौके लगने शुरू हुए तो वो जो मेरे दोस्त थे वो थोड़े पजल नर्वस हुए, चूँकि ज़ाहिर है जो लोग इस तरह का काम करते हैं और जिनके पास पक्की इन्फॉर्मेशन होती है वो को 1000 2000 50,000 लाख का काम नहीं कर रहे होते, वो बेसिकली करोड़ों का काम कर रहे होते। तो वो ज़ाहिर है जिसके करोड़ों रुपए एट स्टेक हों, और वो 90s के दौर में अगर करोड़ों रुपए एट स्टेक हो तो आप उसकी अहमियत समझ सकते हैं। तो उन्होंने एक और प्लेयर जो खेल रहे थे उस मैच में, उसके भाई को फ़ोन किया, इत्तेफाक से, इत्तेफाक नहीं है खैर, वो भी बुक किया करते थे, तो उनसे पूछा कि जनाब ये क्या हो रहा है और कैसे है। चूँकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे तो ज़ाहिर है सारे जो प्लेयर्स थे, और वो जो एक नेटवर्क होता है उसके अंदर आप हो तो सारे लोग आपसे खुल के बात भी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान टीम ट्राई है। अब मैंने देखा कि उनके हाथ पांव फूल गए और फजूड़ी में पड़ गए। उसके बाद उन्होंने अपनी बैटों को पलटाना शुरू किया और इंडिया की बजाय पाकिस्तान पर बैटिंग वापस लगानी शुरू की। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान के रेट जो थे वो उनके काबू से बाहर निकल चुके हुए थे, लेकिन उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा बैटिंग करना पड़ी। वो खैर जो लोग ये जुए का काम करते हैं वो समझते हैं कि किस तरह से एक बैट को कवर करने के लिए बसा औकात आपको एक्स्ट्रा माइलेज पे जाना पड़ता है और ज़्यादा बैटिंग करनी पड़ती है उसको कवर करने के लिए। 13 ओवर्स के खेल में पाकिस्तान ने 80 के लगभग स्कोर बना लिया, तो पीछे 200 के करीब स्कोर रह गया। और एक ऐसी टीम जिसमें जावेद मियांदाद 7वें 8वें नंबर पर आ रहे हों, तो ये सोचना मुहाल था कि बाकी 200 रन नहीं बनेंगे इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ। लेकिन उस लम्हे में ये हुआ कि प्रसाद को एक चौका लगाने के बाद आमिर सोहेल ने उनको बाउंड्री की तरफ इशारा किया, और चूँकि वो गुस्से में थे, तैश में थे, या खुदा जाने क्या था, अगली बॉल पे आमिर सोहेल आउट हो गए। और आमिर सोहेल के आउट होने के बाद चिरागों में रोशनी न रही, क्योंकि उसके बाद टीम फिर ट्राई नहीं रही। और टीम जब ट्राई नहीं रही तो फिर वो जो लाखों करोड़ों आपने पलटा कर लगाए थे पाकिस्तान के ऊपर, वो फिर वो तो पूरे नहीं हुए। उसके बाद घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, जायदाद जो भी थी माँ बाप की और अपनी, वो सब कुछ बिक गया। नौकरी में से बड़ी देर तक उसमें से किस्तें देते रहे। ये तो ऐसा नामुराद खेल है और ऐसी बैटिंग की आदत है कि मैं बरसबीले तस्करा आपको बता दूं कि 90 की दहाई में मेहरान बैंक का बड़ा तस्करा रहा, और कहा यह जाता और समझा ये जाता रहा कि जी ये पॉलिटिकली इस्टेब्लिश किया गया बैंक था जो कि सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किया था। और उस वक्त स्कैंडल ये बना कि सदर उस वक्त के फारूक लगारी ने अपनी कुछ बंजर ज़मीन छोटी जेरी में देकर उस पर बड़े भारी पैसे लिए, और ये एक बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल के तौर पर सामने आया। मियां नवाज शरीफ सहाफ़ियों के लेके डेरा गाजी खान से आगे छोटी जेरी लेके गए कि जी ये वो ज़मीन जिसके वजह इतने पैसे लिए गए और दिए गए। अच्छा, उस स्कैंडल ने उस तरह से बैंक को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ये जो अभी बहुत सारे खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि जी वो बड़े बेकसूर हैं और वो हमें अदालतों ने भी बरी कर दिया है और ये कर दिया वो कर दिया है, उनमें से एक को सज़ा हो गई। और जब सज़ा हो गई तो उसके बाद वो बैंक जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया। 100 से ऊपर का जो शेयर था उसका स्टॉक एक्सचेंज में, वो जब फ्रीज लगता रहा, इतनी देर तक फ्रीज लगता रहा कि जब तक 15-12 रुपए पे वो शेयर नहीं आया, अपनी फेस वैल्यू पे नहीं आया, उस वक्त तक उस बैंक को उठने का मौका ही नहीं मिला। और कहा यह जाता है कि एक हमारे बहुत से एक बड़े अहम हमारे साबिक कौमी टीम के खिलाड़ी जो थे वो उसमें एक बड़े शेयर होल्डर के तौर पर थे, और वो
किसी वजह से जब ज़ेर अताब आए तो उसकी वजह से ये बैंक जो था वो डूब गया। ये जो जितने आपको प्लेयर्स नज़र आते हैं जो आजकल आपको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर और यूट्यूब चैनल्स पर कहीं जाके ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जिस दौर में ये सब कुछ हो रहा था, हम 80 और 90 की दहाई की बात करते हैं, 2000 की बात करते हैं, 2000 की दहाई की भी बात कर लेते हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन तमाम के छोटे भाइयों का एक ही काम था। आप पता कर लें लाहौर शहर में किस किस की बुक चला करती थी, कहाँ कहाँ पे कौन कौन बैठा करता था, मजांग में कौन बुक चलाता था, ये नहर की साइड पे किसकी बुक हुआ करती थी। ये तमाम प्लेयर इवन अब मैं क्या कहूँ, आप पता कर लें कि जनाब वसीम अकरम के छोटे भाई क्या किया करते थे उन दिनों में सलीम मलिक के छोटे भाई क्या किया करते थे, और ये जो अताउर रहमान जो बड़े मजलूम हैं टैक्सी चलाते हैं जनाब, इनके छोटे भाई क्या किया करते थे। तो ये आपको सूरत हाल और सिचुएशन सारी की सारी समझ आ जाएगी कि ये क्या होता रहा है और किस तरह से होता रहा है। यहाँ पर हर आदमी सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने गया है, इसमें किसी ने पाकिस्तान के नाम का ख्याल नहीं रखा। हर आदमी ने अपने मुफाद को सामने रखा कि किसी तरह से वो पैसे बनाने में कम अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाए। मैच के अंदर पैसे बनाने के फिर नए नए रास्ते ढूंढ लिए गए। टास के ऊपर जुआ लगना शुरू हुआ, 95 पैसे 97 पैसे रेट बड़ी बुक का निकलना शुरू हुआ कि अगर आपने टॉस पे जुआ लगाया है तो 1 लाख के एवज आपको 96 97 हज़ार 95 हज़ार मिलेगा। छोटी बुक आपको 90 हज़ार देती है। इसी तरह जो फैंसी का फिगर आपने सुना, लफ्ज़ सुना, वो क्या है, वो ये है कि जी जो टीम बैटिंग कर रही है, खा वो कोई भी है, 15 ओवरों के अख्ताम पर उसका स्कोर का जो राइट साइड का हिस्सा है वो क्या होगा। लेट से ये तय हो गया जी कि 15 ओवर के अख्ताम पर जो टीम बैटिंग कर रही है कि मैं एक शर्त लगा देता हूँ आपके पास कि जी उस वक़्त स्कोर के राइट साइड पे 2 होगा, और अगर 15 ओवर के अख्ताम पर टीम ने 52 स्कोर किया है तो मैं वो शर्त जीत गया। और अगर मैंने 2 के ऊपर 1000 रुपये की बेट लगा रखी है तो मुझे 8,500 रुपये मिल जाएंगे, और अगर मैंने 10,000 लगा रखे हैं तो मुझे 85,000 रुपये मिल जाएंगे, सो ऑन एंड सो फॉर। अब ये जो पैसे हैं ये मैच में 5 दफ़ा लगते हैं, 15 पे लगता है, 25 पे लगता है, 35 पे लगता है, और पहली इनिंग्स के 50वें पे लगता है। दूसरी इनिंग्स के 15वें ओवर के स्कोर पे लग सकता है, 25वें ओवर के अख्ताम पर लगता है, और 35वें ओवर पे लगता है। 50वें दूसरी इनिंग्स का 50वें पर नहीं लगता क्योंकि उस पर तो डिसाइडर होता है वो। तो 7 टोटल मौके होते हैं जिसमें आप ये अदद लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और जिसको असल फैंसी कहा जा सकता है, और वो बड़ी बाकमाल फैंसी है जनाब। और ये जब हम फैंसी क्रिकेटर्स की तरफ से फिक्स करने की बात करते हैं तो हम बेसिकली उसी फैंसी की बात कर रहे होते हैं। वो फैंसी ये है जी कि आप ये बता दें कि 15 ओवर के अख्ताम पर जो टीम है वो कितना स्कोर करेगी। वो करेगी जी 52 स्कोर करेगी। अच्छा जी, अगर 52 स्कोर करेगी और उसने वाकई 52 कर दिए तो अगर आपने 1000 लगाया है 52 स्कोर पर तो आपको इसके एवज 72,000 रुपये मिलेंगे। 1000 के एवज अगर आपने लाख लगाया है तो 72 लाख मिलेंगे, और अगर आपने 1 करोड़ लगाया तो आपको 72 करोड़ मिलेंगे। और ऐसी सूरत हाल में कि जिस टीम ने बैटिंग करनी है और उसको पता है कि हमने 15, उसके ओपनर्स को पता है, उसके वन डाउन को पता है कि अगर एक आउट भी हो गया तो हमने 15 के अख्ताम पर ये स्कोर लेना है, और उस पर उस टीम ने बैटिंग कर रखी है तो उनको पैसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा कि 15, 25, 35 और 50 ओवर्स का जो स्कोर होता है इस पे बहुत सोच समझ कर टीमें चल रही होती हैं। जो बैट्समैन है वो बसा औकात आपको नजर आएगा कि बड़ा लूज बॉल उसने छोड़ दिया, ये सही शॉट नहीं खेली, उसको रोक कर खेल गया। उसके पीछे बहुत सारी और कहानियां हैं जो बसा औकात सामने नहीं आती हैं और मुझे और आपको बराह रास्त उनके बारे में पता नहीं होता। ये है वो फैंसी जिससे आप हींग लगे ना फटकड़ी और बेशुमार पैसे बना सकते हैं। चूँकि ये अब अगर टीम ने तय करना है कि जी हमने 15 ओवर में, उनको पता है कि ये हमारे 2 ओपनर हैं, ये वन डाउन है, तो हम यार ये 60 के लगभग तो कर ही सकते हैं, तो चलें हम इसको ऑन अ सेफर साइड इसको हम कर लेते हैं जी 55 कर लेते हैं। तो 55 वो कर लेंगे और वो 55 पे फिर खड़े होकर दिखाएंगे 15 ओवर के अख्ताम पर। इसकी बहुत सारी
निशानियां हैं। मैंने बहुत दफ़ा जब मुझे ये मुखबरी हुई कि पाकिस्तान का 15 ओवर पे क्या स्कोर होगा, तो मैंने ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए उस वक्त के कोच को देखा है कि इशारा करते हुए कि उसने किस तरह से खिलाड़ियों को कन्वे किया। वो हिंसा 5 का था और एक बड़े बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेयर जो उस वक्त कोच के रूप में ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, उन्होंने इशारा किया इस तरह से मुतवज्जो करके अपने बैट्समैनों को, और उसके बाद उन्होंने इशारा किया कि अब आपने रोक के खेलना है। तो ये फैंसी का वो तरीकाकार है जिसमें मैच को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, नतीजे को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। नतीजे को फिक्स करने से तो खैर आप बहुत लंबे चौड़े पैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ की कि जो बांग्लादेश के मैच में 99 में कहा जाता है कि एक आदमी ने अगर 2.25 खरब बनाए तो बाकी लोगों ने कितने बनाए होंगे। जाहिर है कि जब ऊपर बैठा हुआ टॉपमैन जो है वो अगर खरबों रुपए बना रहा है तो नीचे वाले भी करोड़ों से कम में तो बात नहीं करेंगे। तो ये वो सीन है। अच्छा, अब आते हैं हम इस दौर में जो एक इंक्वायरी हुई जिसमें सिर्फ 2 लोगों को बाकायदा सजा हुई, कुछ को जुर्माने हुए। अब मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि जिन लोगों को जुर्माने हुए तो सजा तो जुर्माने की भी होती है। इसका मतलब यह है कि आपको उस जुर्म का जिम्मेदार पाया गया तभी आपको जुर्माने हुए। ये नहीं कि सिर्फ जिनको बैन किया गया वही जिम्मेदार थे। जिनको जुर्माने हुए थे वो किसी वजह से हुए थे, उनके खिलाफ वो जुर्म साबित हुए, इसी वजह से उनको लाख रुपया 2 लाख रुपया जुर्माना हुआ। वो उसके बाद क्रिकेट के साथ क्यों मुंसलिक रहे और किस कैपेसिटी में रहे, सजा याफ्ता तो वो भी हैं, वो आपकी कौमी टीम के इर्द गिर्द फिरते रहे। आपने अच्छा, इसमें इंक्वायरी करने वालों और जिनकी इंक्वायरी हो रही थी वो अगर महल्लेदार हों तो आपके ख्याल में इंक्वायरी में किसी का बेकसूर होकर निकल जाना कितना मुश्किल काम हो सकता है। और ऐसे में जबकि अताउर रहमान ये कह रहे हैं कि उन पर प्रेशर डाला गया और उनको उनके बयान से मुकरने पर मजबूर किया गया, तो वो क्या हालात रहे होंगे जिसमें अताउर रहमान ने। अब देखिए, अताउर रहमान बिल्कुल आगाज़ में थे, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये मुमकिन नहीं होता कि अगर टीम ने ये फैसला कर लिया, वहाँ पे पूरा ग्रुप है, 7-8 लोग हैं, 7-8 लोग ये तय करते हैं कि वो बनाएंगे, और उसके बाद बाकी लोगों के लिए ये चारा नहीं होता कि वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ कर सकें, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये 8 लड़के 7 लड़के जो कि ये फैसला कर बैठे हैं और जिनकी बाकी लोगों के साथ सेटिंग है, जो मैंने पहले आपको स्टेक होल्डर बताए, तो हो सकता है ये अगले मैच में तो मुझे खिलाएगा ही नहीं अगर मैंने इस हवाले से जो है वो मैंने तामन ना किया या उस पर अमल दरामद ना किया, तो उसमें तो उसके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि ये सूरत हाल किस तरह की होती है जिसमें तमाम लोग एक दूसरे के साथ, वो जो सारे लोग एक डोरी से बंधे हुए होते हैं, चाहते या ना चाहते। और ना चाहने वाली बात नहीं है, जब आपको अच्छे खासे हैंडसम पैसे मिल रहे हैं, कौमी टीम की तरफ से खेलने का मौका मिल रहा है, पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, ऐसे प्लेयर भी आपने देखे होंगे जो हर दफ़ा 15 में शामिल होते हैं लेकिन कभी किसी टीम में नहीं खेलते, तो उनका इनाम यही होता है, वो भी किसी ना किसी की पर्ची होते हैं, किसी न किसी तरह चले जाते हैं। 2010 का जो इंसिडेंट है जिसमें हमने 3 खिलाड़ियों को सज़ा होते हुए देखा बरतानिया में, वो सिर्फ 3 नहीं थे, उनके साथ 5-7 लोग और भी थे, लेकिन वो बाकी लोग जो हैं वो बच निकलने में कामयाब हो गए कि उनके खिलाफ सबूत नहीं थे, लेकिन ये नहीं था कि वो उसमें शामिल नहीं थे। अब वो बेसिकली वो स्पॉट फिक्सिंग है। स्पॉट फिक्सिंग में आप कैसे पैसे बनाते हैं? वो ऐसे बनाते हैं जी कि हमारे एक प्लेयर थे, वो 92 में बहुत बड़े बैट्समैन थे, बड़े स्टाइलिश, बड़ा नाम, आजकल बड़ा शोर मचा रहे। वो जब यहाँ से गए तो उनके भाईजान ने पाकिस्तान में काम करने वाली बुक्स को ये बता दिया था कि भाईजान किसी मैच में 10 से ज़्यादा स्कोर नहीं करेंगे। आप 92 का वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, उसके आप वो निकाल कर देख लें रिकॉर्ड्स के, एक बहुत बड़ा नाम था, उसने 10 से ज़्यादा स्कोर करके नहीं दिया किसी मैच में, और उसको इतना बड़ा नाम था कि उसको बाहर भी नहीं बिठा सकते थे आप। इसी तरह से जब बॉलर ये तय कर ले कि वो 5वें ओवर की चौथी बॉल जो है वो नो बॉल करेगा या वाइड बॉल करेगा, तो उसको कौन रोक सकता है? उसका कप्तान उसके साथ है, सलमान भट्ट उसके साथ है, तो आमिर और आसिफ को कौन रोकेगा?
और वो इतनी बड़ी नो बॉल करेंगे कि वो उसमें कोई शक की गुंजाइश ही ना हो कि वो लाइन के तो पास से भी नहीं गुजरेंगे, लाइन कहीं बहुत पीछे रह जाएगी जब वो नो बॉल ऐसी करेंगे। और उसमें से पैसे कैसे बनेंगे? उसमें से पैसे ऐसे बनेंगे कि बुकिया एक बैट आपको ऑफर करता है और उसमें इतना हैंडसम आपको वापस देने का ऐलान कर रहा है। वो कहता है जी 5वें ओवर की चौथी बॉल जो है वो नो बॉल होगी, शर्त लगा लें। वो कहते हैं जी लगा लें, तो क्या रेट देंगे आप? वो कहते हैं जी आप मेरे पास अगर 1 लाख रुपए लगाएं और अगर ये बॉल नो बॉल ना हुई तो मैं आपको इसके एवज 72 लाख रुपए दूंगा। 10,000 लगाएंगे तो मैं आपको 7,20,000 रुपये दूंगा। अब ये इतनी बड़ी अट्रैक्शन है पंटर के लिए कि वो शाज ही इसके लालच से निकलने में कामयाब होता है। अब मुखिया को तो चूंकि पता है, उसने तो तय कर रखा है, उसके तो पैसे फिक्स हैं भाई जिसने नो बॉल करवानी है। लेकिन पंटर बेचारे को नहीं पता। वो कहता है यार ये कैसे मुमकिन है कि एक ओवर की या 5वें ओवर में 2 नो बॉल्स होंगी, ये बुकिया कैसे यकीन से कह सकता है? और अगर अगर एक नो बॉल हुई, अब ये तो 2 नो बॉल कह रहे हैं, अगर एक हुई और चलो गलती से एक हो सकती है, 2 तो नहीं हो सकती, तो मेरे जीतने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वो लालच में लाके आपको ऐसा मारते हैं, ऐसी इस तरह से आपको बर्बाद करते हैं शराइत में कि आपको समझ नहीं आती कि ये मैच हो रहे हैं या बर्बादी का कोई खेल हो रहा है। तो ये स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग और जो फैंसी है, ये इस तरह से फिक्स की जाती है और इस तरह से इसका फ़ायदा उठाते हैं। और इसमें 5 बड़े मैंने अर्ज़ किया कि जो स्टेक होल्डर हैं वो सब मिल के इस काम को फिक्स करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अब क्रिकेट चलाने के जो सबसे बड़ा इदारा है उसका नाम भी लिया जा रहा है, और वो भी जाके अब जवारियों के उस गढ़ में जाकर बैठ गया है जहाँ पता है कि जुआ हो रहा है। बाय द वे, अगर दुबई शारजा का जिक्र चल ही पड़ा है तो एक और बात भी आपके सामने रखते हैं। और वो बात ये है हजूर के एक फ्लैट है, पाकिस्तानी एक खिलाड़ी हैं, उनका वो फ्लैट है और उनके भारत के साथ नॉन रिलेशनशिप्स हैं। वहाँ पे उसको उस फ्लैट को बग किया हुआ है ना सिर्फ इंडिया की एजेंसीज ने, बल्कि बहुत सारे बुकीज़ और बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं वहाँ बहुत सारे फैसले करते हैं। वो पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं जिनका वो फ्लैट है। अब मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये वो प्लेयर है जिसने जिसके ऊपर और भी फिक्सिंग के इल्ज़ामात हैं। जो हांगकांग में कहीं सीरीज़ हो रही थी उस पर उनका नाम बड़ा लिया गया, उसके बाद एक दफ़ा उनको टीम से निकाल दिया गया, फिर पता लगा कि उन्होंने अपने इलाके के मिनिस्टर को इन्वॉल्व किया और वो फिर टीम में वापस आए। तो ये पॉलिटिकल बैकिंग के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। सारे लोग इसमें से अपना हिस्सा लेते हैं। ये सिर्फ मैं और आप हैं जो टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के अल्लाह को याद करते हैं, तस्बीह लेके बैठते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं कि या अल्लाह ये मैच पाकिस्तान को जिता दे। और बहुत सारे लोग तो मैच हारने के बाद जज्बात में आके अपना ही टीवी सेट जो है वो तोड़ देते हैं। तो ये जज्बात का नहीं, ये पैसे का खेल है। वो जो एक बड़ी इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बरमहल लाइन है कि धंधा है पर गंदा है। ये इन लोगों के लिए धंधा है। इसका ना तो मुल्क के साथ, मुल्क की वफादारी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है किसी बात का। ये तमाम लोग वो हैं जिनके लिए पैसा ही उनका दीन मज़हब है, उनका धर्म है, और पैसे से आगे उनको कुछ नज़र नहीं आता। ये चलते चलते मैं आपको एक और वाक़या जो कि जिसका मैं ख़ुद ऐनी शाहिद हूँ। लाहौर में एक बड़ी मारूफ शख्सियत हैं मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन, मियाँ सली के नाम से जाने जाते हैं, अल्लामा इकबाल के नवासे हैं, बड़ी मारूफ शख्सियत है। उनका लंबा चौड़ा एक सेटअप है। तो मेरे एक जानने वाले उनके पास किसी जगह पे काम किया करते थे। वो किसी तरह से बतौर अखबार नवीस मेरे पास उनका आना जाना हुआ। एक दफ़ा वो 2 लोगों को, मेरे साथ एक लड़का था और एक एक एक, एक ज़रा एज्ड आदमी था, उसको लेके वो मेरे ऑफिस आए
और मुझे उन्होंने कहा जी कि ये बड़े डिज़र्विंग लोग हैं, आप इनकी हेल्प कर दें। मैंने कहा जी मुझे बताइए, अगर कोई ऐसा जायज़ काम है जिसमें मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं यकीनन इनकी हेल्प करूँगा। उन्होंने कहा जी ये आदमी जो है इसका ये खरादिया है, ये खराद का काम करता है और साइकिल पे हम लोग ये साइकिल पे अपने बेटे को आपके पास लेके आया, ये इसका बेटा है, ये बड़ा अच्छा खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ये विकेट कीपर है और इसके बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करता है ये। तो आप अगर इसकी एक तस्वीर और रिकॉर्ड अगर कहीं पे अगर अखबार में छाप दें तो ये इन पे और हम पे बड़ा एहसान होगा, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने उसकी परफॉर्मेंस को देखा, जो उसका रिकॉर्ड था वो ठीक इम्प्रेसिव लग रहा था। क्लब वालों ने भी तस्दीक की उसकी, जो थोड़ा बहुत उससे पीछे उसने खेल रखा था, उससे आगे भी। तो वो मैंने उसके हवाले से एक ख़बर बना के लगा दी और मैं भूल गया कि वो कोई इस तरह का वाक़या। लेकिन जब उस लड़के ने पाकिस्तान खेला तो फिर मुझे वो लड़का दोबारा याद आ गया। और फिर सिर्फ उस लड़के ने नहीं खेला, वो 7-8 भाई हैं मैंने सुना है, और उसमें से 3-4 तो कौमी टीम खेल गए। अब आप समझ लीजिए वो कौन से। तो वो साहिबान जिनके घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, टाट का एक पर्दा लगा हुआ था, अब अगर आप उनका घर देखने जाएं या उनके टशन और नखरे देखें तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये लोग किधर से आए थे और किधर निकल गए। इनके पास ये इतना सब कुछ कहाँ से आया। और अभी उनमें से एक भाई जो है वो 3 साल के लिए बैन हुआ है। तो भाई ये धंधा और गंदा ये साथ साथ चलते हैं, इसमें ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से ये मामलात अब तक चलाए जाते रहे, और पाकिस्तान की टीम में अब भी बेहतरी की गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती। वो इस वजह से कि हमने इस मसले को कभी टैकल करने की कोशिश ही नहीं की, ना तो बाकायदा कानून साजी की, ना हम इसको रोकने के लिए जो सज़ा देते हैं उस पर इम्प्लीमेंट को यकीनी बनाते हैं। अगर हम मोहम्मद आमिर को वापस लाकर कौमी टीम खिला देते हैं, अगर हम सलमान बट को वापस एंट्री दे देते हैं, तो मोहम्मद आसिफ का क्या कसूर है, आप उसको भी खिला लीजिए। अगर उस इंक्वायरी में जिन लोगों के नाम आए थे उसके बाद अगर वहाब रियाज भी खेल जाते हैं, शोएब मलिक भी खेल जाते हैं, इंजमामुल हक भी खेल जाते हैं, मुश्ताक अहमद भी खेल जाते हैं, सकलैन मुश्ताक भी खेल जाते हैं, मुझे बताइए कि फिर आप किसको रोकेंगे और क्यों रोकेंगे और किस बुनियाद पर रोकेंगे। ये वो सवालात हैं जिन पर आपको गौर करना है। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ ना कुछ जो मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज था वो आपके सामने रखने में कामयाब हो सका हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो के हवाले से अपना जो फीडबैक है वो भी दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने